हाय, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी के तहत जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप तमाम बातों को या प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो प्रैक्टिकल है उसका टाइटल है प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट, यानी आप मेज़र करना चाहते हैं कि मेमोरी पर प्राइमेसी एंड रिसेंसी यानी प्राथमिकता एवं नवीनता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका टाइटल होगा मेजरमेंट ऑफ प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट ऑन मेमोरी, यानी स्मृति पर प्राथमिकता एवं नवीनता प्रभाव का मापन। या तो सिर्फ आप ये लिख सकते हैं प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट, प्राथमिकता एवं नवीनता प्रभाव। अब जो आपने टॉपिक चूज़ किया है, जो आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में लिखेंगे, जिसे हम इंट्रोडक्शन हेडिंग के तहत लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे व्हाट इज़ मेमोरी, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, और साथ ही साथ आप लास्ट में लिखेंगे प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट, यानी व्हाट इज़ प्राइमेसी इफेक्ट एंड व्हाट इज़ रिसेंसी इफेक्ट। ये आपका इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी या ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी जो आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य, क्या मकसद है। तो प्रॉब्लम यानी समस्या, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। तो प्रॉब्लम में आप लिखेंगे टू मेजर द प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट ऑन मेमोरी, यानी स्मृति पर प्राथमिकता एवं नवीनता प्रभाव का मापन करना। ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना या उपकल्पना। तो यहाँ पे आपकी हाइपोथेसिस ये है कि द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ अ लिस्ट एंड द लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ अ लिस्ट विल बी हायर रिकॉल देन द मिडिल फ्यू वर्ड्स, यानी सूची के प्रथम कुछ शब्द एवं सूची के अंतिम कुछ शब्द सूची के मध्य के शब्दों की अपेक्षाकृत अत्यधिक मात्रा में प्रत्याह्वान किए जाएंगे। अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो आप यही लिखेंगे, ठीक। यानी क्या लिखेंगे कि सूची के प्रथम कुछ शब्द एवं सूची के अंतिम कुछ शब्द मध्य के शब्दों की अपेक्षाकृत अत्यधिक मात्रा में प्रत्याह्वान किए जाएंगे। उसके बाद जो मेन हेडिंग होती है वो मेथड की होती है, यानी आपका प्रयोग प्रक्रिया क्या, प्रयोग विधि क्या है। और जो मेन हेडिंग होती है यानी मेथड की, उसको हम सेंटर में लिखते हैं। अब इसके अंतर्गत आने वाले जो सब हेडिंग्स हैं वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन, यानी प्रयोज्य का चयन। तो आप देखेंगे इस सब्जेक्ट सिलेक्शन के तहत आपको दिखाएंगे कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए किन किन पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन किया, कैसे चूज़ किया, उनकी एज क्या थी, उनका स्कूल का लेवल क्या था, क्लास क्या थी, तमाम चीज़ें यहाँ पे आप दिखाएंगे। जैसे इन दिस एक्सपेरिमेंट 10 पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम एज, क्लास एंड स्कूल वेयर सिलेक्टेड। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपने क्या सिलेक्ट किया था, 10 बच्चों को, 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था जो कि सेम एज के हैं, क्लास के हैं और स्कूल के हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख देंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है यूज्ड टूल्स एंड मटेरियल्स, यानी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान या एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको किन किन ऑपरेटर्स टूल्स की यानी उपकरणों की आवश्यकता पड़ी, या कह सकते हैं कि सामग्रियों की आवश्यकता पड़ी और आपने उसका यूज़ किया, इस्तेमाल किया। तो यूज्ड टूल्स और मटेरियल्स यानी उपयोग में लाए गए उपकरण या सामग्रियाँ। तो इसमें आपने जो यूज़ किया जैसे लिस्ट ऑफ 20 मीनिंगफुल वर्ड्स, स्टॉप वॉच, रिपोर्ट पेपर, पेन और पेंसिल, ये आपके टूल्स हैं। यानी टूल्स में आपके यही था लिस्ट ऑफ 20 मीनिंगफुल वर्ड्स, स्टॉप वॉच
और रिपोर्ट पेपर एक आपके पास ब्लैंक पेपर होना चाहिए, साथ ही साथ पेन या पेंसिल होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इंस्ट्रक्शन का, यानी निर्देश। द पार्टिसिपेंट्स वेयर अप्रोच्ड इन द स्कूल एंड देन आस्क्ड if they would spare few minutes. When they agreed, they were politely taken into lab. After being taken to the lab, firstly preliminary conversation to them. When established rapport between us, I gave them the following instruction according to the experiment. This is a list of 20 meaningful words. You have to read all the words very carefully. You will be given 2 minutes for this. After some time, you have to recall the memorized words without any hesitation. सबसे पहले सहभागियों के साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से स्कूल में मुलाकात किया और उनसे कुछ समय देने के लिए कहा। जब वे सहमति प्रकट कर दिए तब मैं उन्हें नहायत ही सावधानीपूर्वक लैब में यानी प्रयोगशाला में लेकर आए। प्रयोगशाला में लाने के बाद सबसे पहले मैंने उनसे प्रारंभिक बातचीत किया। जब हमारे मध्य एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो गए, तत्पश्चात मैंने अपने परियोजियों को प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित निर्देश दिए। ये एक 20 सार्थक शब्दों की सूची है। इसमें दिए गए शब्दों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। कुछ समय के पश्चात आपसे ये लिस्ट वापस ले ली जाएगी और आपको बिना किसी हिचकिचाहट के याद किए गए शब्दों को दोहराना है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, प्रयोग प्रक्रिया। कि आप जो प्रयोग करने जा रहे हो उसे किस तरह से कंडक्ट करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे। वही बात है, इसमें भी वही चीज़ें हैं जो आपने इंस्ट्रक्शन में लिखा कि द पार्टिसिपेंट्स वेयर अप्रोच्ड इन स्कूल एंड देन आस्क्ड इफ दे वुड स्पेयर फ्यू मिनट्स. When they agreed, they were politely taken into lab. After being taken to the lab, firstly, preliminary conversation to them. When established rapport between us, I gave them the instructions regarding to the experiment. When the subjects understood the instructions very well, I gave them the word list and told them to start the task. After 2 minutes, I withdraw the word list from him. After a few minutes, we told them to recall the memorized word one by one. After completed the experiment, I allowed 2 subjects went from the lab. सबसे पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं अपने सहभागियों से यानी परियोजियों से स्कूल में मिली। उनसे कुछ समय देने के लिए, कुछ मिनट देने के लिए कहा। जब वे सहमति प्रकट कर दिए तब मैं उन्हें नहायत ही सावधानीपूर्वक लैब में लेकर आई। लैब में लाने के बाद मैंने उनसे प्रारंभिक बातचीत करना प्रारंभ किया। जब हमारे मध्य एक अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो गया तब मैंने अपने परियोजियों को प्रयोग से संबंधित कुछ निर्देश दिए। जब परियोजियों को निर्देश भली भांति समझ में आ गए तब मैंने उन्हें वर्ड लिस्ट यानी शब्दों की सूची दे दी और उन्हें कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा। 2 मिनट के बाद मैंने उनसे वो शब्द सूची वापस ले ली और कुछ मिनट के बाद उनसे याद किए हुए शब्दों को रिकॉल यानी दोहराने के लिए कहा। प्रयोग समाप्त होने के बाद मैंने उन्हें लैब से जाने की अनुमति दे दी। ठीक, जब आप एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है स्कोरिंग का। तो यहाँ पे स्कोरिंग के लिए आप क्या करेंगे, द मीन ऑफ द रिकॉल रेट ऑब्टेन्ड बाय द सब्जेक्ट्स हैज़ बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। आप पर इसमें क्या करेंगे कि
क्या कह रहे, द मीन ऑफ द रिकॉल रेट ऑब्टेन्ड, परियोजनाओं के द्वारा प्राप्त प्रत्यावान दर के मध्यमान को क्या किया जाएगा, निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर निकाला जाएगा। यानी परियोजनाओं के द्वारा प्राप्त प्रत्यावान दर के मध्यमान की गणना निम्नलिखित फार्मूला के आधार निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाएगी। तो सूत्र क्या, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। आप इसमें जितने भी आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं तो प्रत्येक का प्राइमेसी, रिसेंसी और मिडिल जो भी स्कोर आता है वो नोट करते जाएंगे और फिर प्राइमेसी का अलग मीन निकालेंगे, मिडिल का अलग निकालेंगे और रिसेंसी का अलग मीन निकालेंगे। ठीक है, किस फार्मूला के बेसिस पर, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, जैसा कि आप यहाँ पे इस चार्ट में देख रहे हैं। ठीक, स्कोरिंग के बाद आता है आपका रिजल्ट। आफ्टर द स्कोरिंग द मीन ऑफ रिकॉल रेट ऑब्टेन्ड बाय द सब्जेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द रिजल्ट टेबल गिवन बिलो। गणना के पश्चात परियोजनाओं के द्वारा प्राप्त प्रत्यावान दर के मध्यमान को नीचे परिणाम तालिका में देखा जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइमेसी इफेक्ट का जो मीन है 5.1 है, मिडिल का 2.9 है एंड रिसेंसी का 4.4। इस रिजल्ट टेबल को देख के ही ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं स्मृति पर यानी मेमोरी पर प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट पड़ा है। इसके बाद आप अपने रिजल्ट के बेसिस पर डिस्कशन करेंगे। आफ्टर ऑब्जर्विंग एट द रिजल्ट टेबल, it is known that the primacy and recency effect have occurred in this experiment, where the primacy has a mean rate of 5.1 and the recency has a mean rate of 4.4 and the middle recall rate is 2.9. Hence, the hypothesis that we have formed the first few words of a list and the last few words of a list will be higher recall than the middle few words is verified on the basis of result. क्या कहा जा रहा है कि परिणाम तालिका का अवलोकन करने के बाद ये ज्ञात होता है कि प्राथमिकता एवं नवीनता प्रभाव इस एक्सपेरिमेंट में घटित हुआ है। यहाँ पर जो प्राथमिकता प्रभाव का मध्यमान दर है वो 5.1 है और रिसेंसी यानी नवीनता का मध्यमान दर है वो 4.4 है और साथ ही साथ मिडिल का यानी मध्य शब्दों का जो रिकॉल रेट है, प्रत्यावान दर है वो 2.9 है। अतः हमारे द्वारा बनाई गई हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना कि सूची के प्रथम कुछ शब्द एवं सूची के अंतिम कुछ शब्द सूची के मध्य के कुछ शब्दों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रत्यावान किए जाएंगे, सत्यापित हो जाती है। किसके आधार पर, परिणाम के आधार पर। ठीक है, यानी परिणाम के आधार पर हमारे द्वारा बनाई गई परिकल्पना सूची के प्रथम कुछ शब्द एवं सूची के अंतिम कुछ शब्द मध्य के कुछ शब्दों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रत्यावान किए जाएंगे, सत्यापित हो जाती है। डिस्कशन के बाद लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट ऑकर्ड ऑन मेमोरी। निष्कर्ष होगा कि निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी पर यानी स्मृति पर प्राथमिकता व नवीनता प्रभाव पड़ता है। ओके, तो ये था आपका सेकेंड प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe our channel.